चलिए, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ना है फॉर द चैप्टर लेवरेजेस। ठीक है, कॉस्टिंग और एफएम यहाँ पे ये कॉमन पार्ट आता है। ठीक है, यू विल फील लाइक कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन अपन पढ़ क्या रहे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट। हम डेटा यूज कर लेते हैं इलस्ट्रेशन 1 का। इलस्ट्रेशन 1 में क्या बोला है देखो, हमने लास्ट सेशन में सॉल्व कर रखा है, सेम डेटा हम यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो क्या क्या बोला है इसमें, अपन सिर्फ फर्स्ट केस का डेटा यूज कर लेते हैं और कुछ चीजें समझ लेते हैं। चलिए, मुझे एक बात बताओ पहले तो, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ये अपन ने ब्रेक इवन पॉइंट है ना, एक जगह पढ़ा है आईआरआर के नाम से। आईआरआर इज द ब्रेक इवन रेट ऑफ रिटर्न, बराबर ना प्रॉफिट ना लॉस। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या है, यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, मैं एक शब्द ऐड कर रहा हूं, क्या शब्द ऐड किया मैंने, जीरो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ना ही लॉस। ठीक है, मतलब सेल्स इज इक्वल टू, सेल्स इतना है, सेल्स इतना ही है जिससे जिससे वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई एंड फिक्स कॉस्ट कवर हो गई, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ बचा नहीं अपने को। ठीक है, डन। अब बेटा देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग आपने पढ़ रखा रहेगा, इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट होती है इसको प्रोडक्ट कॉस्ट पकड़ा जाता है, और जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको पीरियड कॉस्ट पकड़ा जाता है। टाइम की वजह से लगती है ना। क्लियर है क्या? हाँ हाँ या ना? तो मतलब अगर मेरे को ना सिर्फ सेल्स पे का प्रॉफिट बताने का रहेगा, नेट प्रॉफिट नहीं बताना है, हाँ, सिर्फ सेल्स की वजह से जितना प्रॉफिट हुआ है, कैन वी से कि आप क्या करो, वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करो कॉस्ट बोल के। सो अगर इफ वी ट्राई टू ड्रॉ अपना मार्जिनल कॉस्टिंग द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो कुछ इस तरीके से मैं बताना चाहूंगा आपको। सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स, देखो आप पहले लेते हो सेल्स, फिर आप लेते हो वेरिएबल कॉस्ट, बरोबर, और फिर लेते हो कंट्रीब्यूशन। तो ये कंट्रीब्यूशन ना एक टाइप का प्रॉफिट पकड़ लो ना। अगर और कुछ नहीं होता अपने को, और कुछ कॉस्ट नहीं लगती, प्रोडक्ट के लिए और कोई कॉस्ट लगी है क्या? नहीं। तो प्रोडक्ट से आने वाला प्रॉफिट बोलो तो कंट्रीब्यूशन, उस प्रोडक्ट को सेल करके आने वाला प्रॉफिट बोलो तो क्या? कंट्रीब्यूशन। वी आर इन मार्जिनल कॉस्टिंग नॉट एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। AS2 में एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज होता है ना, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर बीइंग एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट्स, यहाँ पे वैसा नहीं कर रहे अपन। अब मेरे को एक बात बताओ, सेल्स मान लो 100 रुपया हुआ, उसमें वेरिएबल कॉस्ट अगर 30 होगा तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 70। इसको प्रॉफिट समझो अभी। ठीक है, तो एक रेशियो आपको निकालना है, क्या? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या निकालना है आपको? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मतलब ये जो सेल्स है ना, इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है अगर वेरिएबल कॉस्ट हटा दी जाए तो? कितना है बताओ? अगर वेरिएबल कॉस्ट हटा दी जाए, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट साइड में कर दी जाए, तो कितना पोर्शन प्रॉफिट का बचा है?
70%. तो कैन वी से दैट सी डिवाइड बाई ए 70 डिवाइड बाई 100, ये आएगा सेल्स वॉल्यूम रेशियो, ये सॉरी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आएगा ध्यान में। अब मान लो आपकी फिक्स कॉस्ट है ना 7 लाख रुपए है। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी? फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी? 7 लाख रुपया। तो मुझे एक बात बताओ, कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे सो दैट आपका फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाए और कोई लॉस या प्रॉफिट ना रहे? क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने पड़ेंगे सो दैट वेरिएबल कॉस्ट तो वसूल हो ही जाए, साथ ही साथ हम फिक्स कॉस्ट के लिए भी पैसा जमा कर पाए, और इतना पैसा जमा हो जाए कि एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट वसूल हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ वसूल नहीं हो पा रहा है। मतलब आपको 7 लाख रुपए वसूल करने हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालोगे? सर देखो, ये 70 रुपए अपन ने जो कैलकुलेट किए, इसमें से कोई और खर्चा देना है क्या? अभी नहीं। इसमें से क्या माइनस करने का है? फिक्स कॉस्ट। तो सर देखो, एक काम कर सकते हैं, अब जितने भी यूनिट सेल करेंगे उसमें से 70 रुपए बचेंगे अपने, और जमा कितने करने हैं? 7 लाख रुपए। तो सर 7 लाख रुपए जमा करने के लिए 70 रुपए के हिसाब से कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? बरोबर, राइट है क्या? या फिर ये हुआ ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या इस पे से? इनटू प्राइस करने का, 10,000 इंटू 100 कितना होएगा? पक्का 10 लाख। या फिर सर 7 लाख डिवाइड बाय 70% करो, कितना होएगा? डन। डन क्या? अब मान लो एक्चुअल सेल्स है, एक्चुअल सेल्स है 15,000 यूनिट। बताओ कितना प्रॉफिट होगा? यस बोलो, कितना प्रॉफिट होगा? अगर 15,000 यूनिट्स तुमने सेल किए तो कितना प्रॉफिट होगा? हाँ बोलो। मान लो एक्चुअल सेल्स है आपका 15,000 यूनिट, देखो हाँ, और ब्रेक इवन कितना था इसमें से? तो मतलब बेटा फायदे वाले यूनिट्स कितने हमने, उसको बोलने का मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या बोलने का उसको? हम्म। अब ये आपने ऊपर कैलकुलेट किया सर, अगर 10,000 यूनिट बेचते ना तो पीवी रेशियो से इसमें कितना आता है? 7 लाख आता है @70। तो इस पे कितना आएगा? 5,000 पे 3,50,000। दिस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट एंड दिस इज इक्वल टू EBIT। डन क्या? समझा कुछ? हाँ हाँ, आंसर यही आएगा। सिर्फ मेरे को थॉट क्या बताना है सुन लो, अभी सुन लो, देख लो, फिर लिखो। मान लो ये पूरे 15,000 यूनिट से कितना है ये? 15,000 यूनिट,
और ये 10,000 यूनिट का मार्क आपने रखा है यहाँ पे, ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो भाई साहब इधर जो भी यूनिट सेल होगा उसमें से सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर होएगा। इधर से क्या चल रहा है? फिक्स कॉस्ट का रिकवरी। फिर ब्रेक इवन पे आएंगे तो क्या होएगा? ऑल फिक्स कॉस्ट बरोबर। अब प्रॉफिट होना चालू होएगा। ठीक है, तो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू क्या? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स बोले तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर फिक्स कॉस्ट नहीं दिया होगा तो कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय ब्रेक इवन पॉइंट्स कर लो, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है क्या? हम्म। यू कह लो पीवी रेशियो से ब्रेक इवन पॉइंट पे जो भी प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर रहे हो वो आपकी फिक्स कॉस्ट है, उतनी आपकी फिक्स कॉस्ट है। और अब प्रॉफिट चालू होना चालू हो गया बोले तो क्या है? एमओएस इनटू पीवी रेशियो कर लेते हैं तो दैट विल बी योर ईबीआईटी, दैट विल बी योर ईबीआईटी। डन? हैव यू गॉट द पॉइंट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? इफ यू आर बीइंग आस्क्ड कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट तो आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं। डन? अब देखो इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये तो करके ही रहना है अपने को। इस पे थोड़ा प्लस माइनस हो गया चलता है इधर, समझे? हाँ, कम कर सकते हैं प्राइस, क्योंकि जितना बेचोगे वो पूरा प्रॉफिट रहेगा वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद। मतलब एटलीस्ट बेयर मिनिमम इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट बेचना चाहिए तुमने। इलस्ट्रेशन 3, एक छोटा सा प्यारा सा इलस्ट्रेशन, डेटा दे रखा है कुछ आपको, सेल्स दिया है 100 रुपीज पर यूनिट, 24 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 50%, फिक्स कॉस्ट 10 लाख रुपए, कंपनी हैज बोरोड 10 लाख at the rate 10% per annum and its equity share capital is 10 lakh rupees 100 each. Consider tax 50%. Calculate operating leverage, calculate financial leverage, combined leverage, return on investment. तो ये नया रहेगा आपके लिए फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला। चलो डू हेल्प मी आउट विद द डेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, serial number answer. Statement showing profit, serial number, particulars, amount, एक कॉलम और छोड़ दो भले ही। पहला सेल्स वॉल्यूम दिया है क्या? कितना है? 24 लाख
देन वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 50%, 12 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखा है क्या? 2 लाख का क्या है? ईबी। अब इंटरेस्ट भी दे रखा है, इंटरेस्ट कितना है? कितना फंड्स यूज करें आप? 10 लाख के फंड्स यूज करें, 10% इंटरेस्ट है, तो 10 लाख इंटू 10% इज 1 लाख। तो 1 लाख इज योर ईबीआईटी ईबीटी। टैक्स एट द रेट 50%, तो 50,000 रुपये ये भी चले गए। बचे कितने? 50,000 बचे। ईएटी या फिर पीएटी, क्या क्या कैलकुलेट करना है? अब सुनो, यहाँ पे जो नंबर दोगे ना, वो नंबर ध्यान देना। ये था ऊपर का वर्किंग नोट, ये क्या था? अब आंसर, आंसर आंसर नंबर 1, ऑपरेटिंग लेवरेज पूछा है क्या? हाँ, तो ऑपरेटिंग लेवरेज। अच्छा, यहाँ पे वो सीरियल नंबर कैसे दिए ये देख लो। यहाँ पे ये 1 2 3 4 दिया है ना, 1 2 3 4, तो मैं भी वैसे ही दे दूंगा, फिर मेरे को वैसे ही देना चाहिए, अलग नहीं देना चाहिए। ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू व्हाट? ईबीआईटी अपॉन, सॉरी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो सी डिवाइड बाय ई। डन। कितना आया? 6 टाइम्स ये वर्किंग नोट 1 से लिया। दूसरा आंसर फाइनेंशियल लेवरेज है क्या? वर्किंग नोट 1 का क्या क्या लेना पड़ेगा? ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी जी। 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो 2 टाइम्स आया क्या? तीसरा कंबाइंड है क्या? ये आया 12 टाइम्स। फोर्थ क्या है? रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कितना करा है कंपनी ने, बताओ मेरे को। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? हाँ, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कितना करा है? देखा जाए तो कंपनी ने इन्वेस्ट 20 लाख किया है, बराबर। कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया है? 20 लाख। लेकिन यहाँ पे ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कुछ इस कंटेक्स्ट में बता रहे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, एक्चुअली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर इक्विटी होल्डर्स। प्लीज नोट दैट, ये नोट कर लो। देखा जाए तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी के एंगल से होना चाहिए 10 लाख प्लस 10 लाख, ये उनका इन्वेस्टमेंट है, और इस पे कितना उन्होंने कमाया। ठीक है, कितना कमाया? अब यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इक्विटी होल्डर्स के लिए ओफो लिख लो, ये इक्विटी होल्डर्स के लिए है। ये कितना आएगा? 50,000। ईएटी किसके बचेगा? ये प्रेफरेंस होल्डर तो है नहीं, तो सेम विल बी अवेलेबल फॉर
अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स अब कितना है 50,000 डिवाइड बाय कितने के इक्विटी होल्डर्स है आपके 10 लाख के तो कितना परसेंट हुआ 5%। ये हुआ बुक्स के हिसाब से का आंसर। अब एक्चुअल देखा जाए तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए ABIT डिवाइड बाय इतना आना चाहिए आंसर 10%। ठीक है ये अगर बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 10%, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्स में आप ये वाला याद रख के जाना, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में ऐसा किया है इसलिए बोल रहा हूं। डन। लास्ट वन, लास्ट वन क्या है आपका सेल्स अगर बढ़ गया, सेल्स कितने से बढ़ा, सेल्स अमाउंट में कितने से बढ़ा 6 लाख से, तो व्हाट विल बी द न्यू EBIT डू टेल मी। सेल्स 6 लाख से बढ़ा तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है 6 लाख डिवाइड बाय 24 लाख 25% चेंज हुआ बेटा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स कर सकते हैं क्या। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है आपके लिए कैलकुलेट किया ना ऊपर 6 है ना 6 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन 25% अपन ने कैलकुलेट किया तो परसेंटेज चेंज इन EBIT इज 150%। 150%। तो 2.5 लाख आ रहा है क्या आपका आंसर न्यू EBIT। ओ सॉरी EBIT सॉरी 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 हाँ 5 लाख 2 लाख गुनीला 150%। यस प्लस करने का उसमें बढ़ेगा इंक्रीमेंट होएगा 150% से इंक्रीज होएगा। रुक जाओ यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले 150% इंक्रीज होएगा चेंज इन EBIT 150% होएगा बोले तो टोटल EBIT कितना हो जाएगा पहले कितना EBIT 2 लाख है क्या प्लस 2 लाख के 150%। तो न्यू EBIT कितना आया क्लियर पॉइंट। पूरा सॉल्व कर सकते हैं या फिर ये फॉर्मूला भी पिक कर सकते हो। देखो अगर पूरा सॉल्व किया आपने यहाँ पे दूसरे कॉलम में अगर सॉल्व किया पूरा पूरा सॉल्व अगर कर लेते हो तो सिर्फ आंसर में क्या लिखना आंसर में यहाँ पे 5th वाला बीट डालना आंसर फिर वर्किंग नोट नंबर 1 का जो भी रो नंबर है वहां से मैं उठा के ला रहा हूं उसको। डन ऑलराइट गुड। तो बेसिक से चालू किया कुछ अब कल अगले क्वेश्चंस हम कर लेंगे और कुछ चीजों का समझ के लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है थैंक यू।